चाय सुबह की हो या शाम की, सुकून से पी जाए तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ ही जाता है। सही बोला ना मैंने? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ नीतू एंड इस चैनल पर पोस्ट करती हूँ वीडियोस अपने घर होम मेकिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, जो मेरे साथ साथ आपके लिए भी बेनिफिशियल हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे मेरे चैनल की सारी ही अपडेट से आप टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाएं। सो लेट्स बिगिन। चाय, बिस्किट, नमकीन, ये सारी तो एडिशनल चीज़ें थी। मेन पर्पस था आपको अपनी डेकोपाज की हुई होममेड ट्रे दिखाना। अट्रैक्टिव होने के साथ साथ काफ़ी यूज़फुल है एंड एकदम वेस्ट मटेरियल से रेडी की हुई है। इसी की तरह मैंने और भी सारी चीज़ों को मेकओवर किया है, जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने स्टील की एक पुरानी थाली को यूज़ किया है। यहाँ पर चटक गई थी एंड उसको मैं रीयूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने होममेड जेसो अप्लाई करके इसको पूरा एक दिन सूखने दिया है। होममेड जेसो बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हो थोड़ी सी चटक गई थी, किचन में यूज़ करने वाली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मेकओवर देके किसी और तरीके से रीयूज़ किया जाए। मेरी सासू माँ ने स्टार्टिंग में मुझे जो बर्तन दिए थे उनमें से एक है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रीयूज़ करूँगी। सूख चुकी है तो अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ वाइट एक्रिलिक कलर। चॉक कलर हो या एक्रिलिक कलर, कोई भी आप यूज़ करिए। ब्रश से पहले मैंने एक कोट अप्लाई कर लिया, तो ब्रश के कुछ स्ट्रोक्स दिख रहे थे, उनको हाइड करने के लिए मैं स्पंज से इस पर कुछ इस तरह से डैब डैब करके करूँगी, जिससे एक इसमें अच्छा सा टेक्सचर टाइप का क्रिएट होगा। कंप्लीट कलर होने के बाद अच्छे से सूख चुकी है। बाहर की साइड में भी कलर किया है, नीचे मैंने कलर नहीं किया है और नीचे मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। आप चाहो तो कोई भी कलर कर सकते हो। अब मैं लूँगी यहाँ पर इस तरह से डेकोपाज नैपकिन पेपर। ये आसानी से आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप में या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस पेपर को हाथ से ही फाड़ूँगी। हाथ से फाड़ने पर इसकी जो एजेस हैं वो एकदम से नेचुरल लगेंगी और जब हम डेकोपाज करेंगे तो ईज़िली विजिबल नहीं होंगी। इस तरह से मैंने इसको फाड़ लिया। इस पेपर के पीछे में एक्स्ट्रा पेपर्स लगे होते हैं, तो उन्हें हटाकर अब मैं इसको यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं थाली के ऊपर इस तरह से प्लेस डिसाइड कर लूँगी कहाँ पर मुझे इसको लगाना है, चिपकाना है। और उसके बाद मेरे पास है ये डेकोपाज ग्लू। इसको मैं थाली के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी जितने एरिया में मुझे डेकोपाज पेपर लगाना है। अगर आपके पास डेकोपाज ग्लू नहीं है तो आप सिंपली फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ग्लू अप्लाई कर दिया। अब इस ब्रश को मैं साइड में रख दूँगी और दूसरा बिल्कुल ही सूखा ब्रश मैं ले रही हूँ और इससे पेपर को एक साइड से प्लेस करके हम दूसरी साइड से उठा के रखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से देखिए हम इसको चिपकाएंगे, जिससे कि इसके नीचे किसी भी तरह की कोई हवा या एयर बबल्स ना रहें। और जिधर से पेपर उठा हुआ है उस साइड में धीरे धीरे चिपकाते जाएंगे, जिससे इसके नीचे की सारी एयर रिमूव हो जाए। इसी तरह से आपको लगाना है। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर एयर थोड़ी बहुत रह गई है या आपसे सही से नहीं प्लेस हो पा रहा है, तो आप उसको ऐसे ही दबा दीजिए ब्रश की हेल्प से, या फिर वहाँ पर किसी भी पतली सी सुई से थोड़ा सा पिंच कर दीजिए, जिससे वहाँ की हवा निकल जाए और पेपर को वहाँ पर अच्छे से चिपका दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे ग्लू नहीं लगा है साइड वगैरह में, तो हल्के हाथ से देखिए ग्लू लगा के चिपका दीजिए। तो मैंने इसी तरीके से 2 पेपर लगा लिए और अब इनको सूखने दूंगी। जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं बिल्कुल ही सूखे हुए ब्रश से दूसरे कलर से कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत शेडिंग आप बोल सकते हो, या फिर इस तरह के स्ट्रोक्स लगा दूंगी। बाहर की साइड में भी मैं ऐसा ही करूंगी। तो अब ये सारी ही चीज़ें सूख चुकी हैं, इनके ऊपर एक कोट
दोबारा से मैं डेकोपाज ग्लू का अप्लाई कर दूंगी। अच्छे से अप्लाई करिएगा, जहाँ पर आपने पेपर लगाया है वहाँ पर धीरे धीरे अप्लाई करिएगा एक ही डायरेक्शन में। और ये सब सारा ही ग्लू भी सूख गया है, तो पूरी तरह से ये प्लेट सूख चुकी है, 4-5 घंटे में अच्छे से सूख जाती है। और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी डेकोपाज वार्निश, या फिर कोई भी क्राफ्ट वार्निश आप यूज़ कर सकते हो। ये इसको वाटरप्रूफ बनाने के साथ साथ एक अच्छी सी शाइनिंग प्रोवाइड करेगी। और थाली पूरी तरह से सूखने दीजिए। कंप्लीट बनके रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर मैंने इसे सेंटर टेबल पे एज अ ट्रे यूज़ किया है। आप देख सकते हो, देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रही कि ये पुरानी स्टील की टूटी हुई थाली थी। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी पुरानी थाली को रीयूज़ करके इस तरह का आर्ट वर्क करके यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में मैंने इसी थाली को माइक्रोवेव के ऊपर रख कर कुछ कंटेनर्स को रख दिया है। कुछ मसाला कंटेनर्स हैं एंड कुछ ड्राई मसाला कंटेनर्स हैं। तो कहीं पे भी आप यूज़ करिए, आपको ध्यान यही रखना है कि इसको अच्छे से यूज़ करें। सेकंड, मैंने यहाँ पर लिया है इस तरह का केक बेस। पूरा ही केक बेस कार्डबोर्ड का बना होता है। और जैसे मैंने आपको थाली के ऊपर जो भी लेयरिंग की थी, वही मैंने इसके ऊपर लेयरिंग करके कलर कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पर सिंपली कटआउट लिया है। अगर आपके पास डेकोपाज नैपकिन नहीं है तो आप अपने बच्चों की पुरानी नोटबुक या बुक्स या किसी भी मैगज़ीन से इस तरह की कटिंग निकाल कर उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। कलरिंग तक की पूरी प्रोसेस जैसी मैंने थाली में अप्लाई की थी, वही मैंने यहाँ अप्लाई की है। और अब यहाँ पर इस कटिंग के ऊपर, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा मोटा है, तो मैं इसी के ऊपर ग्लू अप्लाई कर दूँगी। अच्छे से ग्लू अप्लाई करूँगी और इसे इस बोर्ड के ऊपर चिपका दूँगी। चिपकाने के बाद अगेन इसके ऊपर एक लेयर में डेकोपाज ग्लू की अप्लाई कर दूँगी। कुछ इसी तरह से आपको करना है। एंड वॉशिंग केयर मैं आगे इसी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरह से आपको अगेन इसके ऊपर डेकोपाज ग्लू अच्छे से लगा देना है। ये सारी ही चीज़ें मैं कर रही हूँ वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर ये गंदे हो जाते हैं तो इनको किस तरह से क्लीन करना है, किस तरह से वॉश करना है। और अब मैं एक परमानेंट मार्कर की हेल्प से जो कोटेशन मुझे अच्छी लगी वो मैंने लिख दी। और अब इसकी एजेस में भी थोड़ा बहुत शेडिंग या कलर कर दूंगी इसी मार्कर की हेल्प से। अब जो मैंने इस पे ये जो डिज़ाइन चिपकाई थी वो कुछ खाली खाली सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अलग से चिपकाई गई है। तो उसको इस पूरी ही आर्ट में मर्ज करने के लिए उसके बाहर मैं थोड़ी सी आउटलाइन या कुछ हाइलाइटिंग इस तरह से करूँगी कि ऐसा लगे कि ये पूरा ही एक पीस है, जो पूरी ही चीज़ें एक साथ क्रिएट की गई। जब सारी ही चीज़ें सूख जाएंगी तो मैंने अगेन इसके ऊपर क्राफ्ट वार्निश अप्लाई कर दी और सूख चुका है। अब आप इसे कहीं भी लगाइए। तो इस तरह से मैंने इसको हैंग कर दिया है। आप चाहें तो कहीं भी रखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं एंड एकदम से पैसा वसूल है। तो अब सारी ही चीज़ों की क्लीनिंग कैसे करनी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो देखिए कितना गंदा कंटेनर ये हो गया है। इसको आपने मेरी किचन में कई बार देखा होगा। मैं इसमें चाय स्टोर करती हूँ, तो देख सकते हो आप कि किस तरह के इस पे स्टेन्स लगे हुए हैं। इसी तरह से एक छोटा सा ग्लास है जो भी काफ़ी गंदा हो चुका है, कई बार मैं इनको क्लीन कर भी चुकी हूँ। और इसी तरह से ये वाला टिफ़िन और ये मेरी डेकोपाज ट्रे, इन सारी ही चीज़ों को मैं अभी आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्लीन करते हैं इन कंटेनर्स को। इन कंटेनर्स के साथ आपको ये ध्यान रखना है, आपको इनमें सिंक में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोई भी ड्राई मैट ले लीजिए, उनके ऊपर इनको रखिए और एक एक करके आप क्लीन करिए। तो मैं सिंपली जो स्पंज वाला वाइप आता है बर्तन धोने के लिए, देखिए मैं उसी में थोड़ा सा डिश वॉश ले लूँगी और इसी से इसको क्लीन करूँगी। अंदर की साइड में तो कोई पेंटिंग नहीं है तो इसको नॉर्मली क्लीन कर देंगे। और बाहर की साइड में थोड़ा हल्के हाथ से करना है। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बट मैं हल्के हाथ से कर रही हूँ जिससे कि इसकी गंदगी निकल जाए बट इसके आर्ट वर्क पे कहीं खरोंच ना आए। तो ये ध्यान रखना है। आप चाहें तो
सॉक्स या कोई कॉटन के कपड़े में भी साबुन या डिश वॉश लिक्विड लेकर इसको क्लीन कर सकते हो। इसे साइड में रख दीजिए। उसी के जैसे सेम मैं इसमें भी प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। हल्के हाथ से सारी ही चीज़ों को क्लीन कर दूँगी। तो क्लीन करने के बाद अब क्या बारी आती है इनकी। अच्छे से आपने रनिंग वाटर में भी वॉश कर लिया। अब तुरंत ही इनको आपको किसी भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो या कॉटन का क्लॉथ हो, सबसे पहले इनको अच्छे से सुखा लेना है। इनका जो भी पानी है उसको आपको पूरी तरह से सुखाना है, ऐसे ही इनको नहीं छोड़ना है। जब इनका पानी सूख जाए अच्छे से कपड़े से, फिर आप इनको थोड़ी देर ऐसे ही खुला रख दीजिए, जिससे ये अच्छी तरह से प्रॉपरली सूख जाए। और टाइम टू टाइम आप इन्हें इस तरह से क्लीन कर सकते हो। मैं कम से कम 4-5 बार जब इस तरह से इनको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद अगेन एक कोट क्राफ्ट वार्निश का इनके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ, जिससे अगेन इनको एक पावर मिल जाती है गीली चीज़ों से लड़ने की। इसी तरह से मैं अपनी जो ट्रे है उसको भी क्लीन कर दी हूँ। गीले कपड़े में हल्का सा डिश वॉश लिक्विड लेकर मैं इस तरह से उसको रब कर देती हूँ जहाँ पर भी मुझे लगता है गंदगी है, क्योंकि ये लकड़ी की भी बनी हुई है। तो पूरी तरह से मैं इसको रनिंग वाटर में नहीं धोती हूँ। और उसके बाद गीले कपड़े से 2-3 बार पोंछ के सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाती है। एंड काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया है इन सारी ही चीज़ों को यूज़ करते हुए मुझे, और कोई कमी नहीं लगी। 2-3 बार 4 बार जब भी आप इनको वॉश कर लें, उसके बाद सबसे ज़रूरी है दोबारा से इनके ऊपर आप क्राफ्ट वार्निश यूज़ कर दें, जिससे इनमें शाइनिंग बनी रहेगी और आपका आर्ट वर्क पानी से कभी ख़राब नहीं होगा। बस आपको इसे पानी में भिगो के नहीं छोड़ना है। इसी तरह से आप अपने बाकी के जो भी स्टील के बर्तन हैं उन्हें भी रीयूज़ कर सकते हो, उन पे पेंटिंग कर सकते हो। और कहीं भी अपनी किचन हो, घर हो, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, जहाँ पर चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपके सारे ही डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जिन लोगों ने भी मेरे से कमेंट करके पूछा था कि मैं स्टील के बर्तनों पे किस तरह से डेकोपाज करती हूँ और किस तरह से उनका ध्यान रखती हूँ, कैसे उनको क्लीन करती हूँ, आज के वीडियो में सारी ही चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। कोई भी आर्ट वर्क हो, अगर टाइम टू टाइम आप उसकी केयर करेंगे, किस तरह से उनको क्लीन करना है, किस तरह से उनकी केयर करनी है, बहुत ही सिंपल से टिप्स फॉलो करेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड आपका जो आर्ट वर्क है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। टाइम के साथ साथ ये सारी ही चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके सीखी हैं, एंड आई होप कि मैं आपके साथ में सारी ही चीज़ों को अच्छे से शेयर कर पाऊँ। बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।